वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडवायर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बेसिक गणित सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल शुरुआत से, जिसमें हमने बेसिक गणित के 10 टॉपिकों को कवर किया है। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा पहाड़े बनाना। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम सीखेंगे कि हम पहाड़े किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम मैथ्स का कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें पहाड़ों का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आपको पहाड़े याद नहीं होंगे, आप मैथ्स का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि पहाड़े किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे 14 का पहाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 का पहाड़ा बनाना बहुत ईजी होता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए 1 का पहाड़ा। ठीक है, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक, और एक तरफ लिख लीजिए आप 4 का टेबल। यहाँ पर पहले लिख लिया 1 का टेबल, अब एक तरफ लिख लीजिए 4 का टेबल। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 एंड लास्ट 4 10 ज़ा 40। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखिए, पहला इकाई का अंक है, दूसरा है दहाई का अंक। ठीक है, पहला हमारा यूनिट प्लेस, दूसरा टेंस प्लेस। ठीक, 4 और 1, 4 वैसे लिख लिया, 1 वैसे लिख लिया। ठीक है, 28 लिख लिया। पहला जो हमारा इकाई का अंक है उसको तो हमने वैसे ही लिख लिया, यानी कि यूनिट प्लेस को, और इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को यहाँ पर हमने प्लस करा दिया, यानी कि क्या हो गया 42। ठीक, सेम इसी तरीके से 6 को वैसे का वैसे लिख लीजिए, 4 और 1 को आप प्लस करा दीजिए, तो कितना हो गया 5। ठीक है, 56 हो गया। इसी तरीके से 0 जैसा है उसको हमने वैसे लिख लिया, 5 और 2 को हमने प्लस करा दिया, यानी कि 7। ठीक, 4 को वैसे लिख लिया। ठीक, और 6 और 2 को प्लस करा दीजिए, यानी कि 8, 84 हो गया। ठीक, इसी तरीके से 8 को हमने वैसे लिख लिया, 7 और 2 को आप प्लस करा दीजिए, यानी कि 9, 98 हो गया। ठीक, 2 को आप वैसे लिख लीजिए, 3 और 8 को आप प्लस करा दीजिए, यानी कि क्या हो गया 11, 112 हो गया। ठीक, सेम इसी तरीके से 6 को आप वैसे लिखिए, 9 और 3 को प्लस करा लीजिए, क्या हो गया 12, 126। और ये हो गया आपका 0, 10 और 4 14, यानी कि 140। तो इस तरीके से बड़े आसानी के साथ आप 14 का पहाड़ा बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम एक और पहाड़ा बनाएंगे, और वो हम बनाएंगे 16 का पहाड़ा। किसका? 16 का। अब 16 का पहाड़ा कैसे बनाएंगे उसको भी समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54 और 6 धाई 60। ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका 16, 2 वैसे लिखा, 2 और 1 3। ठीक, 8 वैसे लिखा, 3 और 1 4। ठीक, 4 वैसे लिखा, 4 और 2 6। ठीक, 0 वैसे लिखा, 5 और 3 8 हो गया। 6 वैसे लिखा, 3 और 6 9 हो गया। 2 वैसे लिखा, 4 और 7 11 हो गया। ठीक, 8 वैसे लिखा, 8 और 4 12 हो गया। ठीक, 4 वैसे लिखेंगे और 9 और 5 14 हो गया। ठीक, 0 वैसे लिखा, 10 और 6 16 हो गया। तो देखिए, इस तरीके से आपका 16 का पहाड़ा भी बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा। आप यही पहाड़े नहीं बना सकते, इस मेथड से आप कोई सा भी पहाड़ा बना सकते हैं। 74 का हो गया, 75 का हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि आप 3 संख्याओं के भी पहाड़े बना सकते हैं, जैसे 181 हो गया। ठीक है, 183 हो गया, 212 हो गया। आप किसी भी संख्या का इस मेथड से पहाड़ा बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक है, हम भिन्न किस तरीके से करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाव, ठीक है, गुणा भाग किस तरीके से किए जाते हैं वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं भिन्नों का हम जोड़ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सीखेंगे
भिन्नों का जोड़। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/6। अब आप इन तीनों भिन्नों का योग यानी कि जोड़ किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भिन्नों में हम ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, ये भिन्न के भाग हैं। ठीक, अच्छा, अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें इन तीनों भिन्नों के जो हर हैं, ये 2 हैं, ये 4 हैं, ये 6 हैं, तीनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। जब भिन्न के हर अलग अलग होते हैं उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन तीनों हरों का एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम हम यहाँ पर कर लेते हैं 2, 4, 6। ठीक है, एलसीएम कर लेते हैं हम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2 से फिर से कट जाएगा, 1 वैसे उतार लेंगे, 2 एकम 2 और 3 को वैसे उतार लेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर ये 3 से कट रहा है, 1 वैसे उतारिए, 1 वैसे उतारिए, 3 एकम 3। ठीक, 2 गुणा 2 गुणा 3, एलसीएम क्या आया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक, इस 12 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक, अच्छा, 2 से हम 12 का भाग लगाते हैं। किससे? 2 से 12 का भाग देना है। क्या संख्या आएगी? 6। 2 6 12। उस 6 का गुणा करना है आपको इस ऊपर वाली संख्या से, यानी कि 6 एकम 6 प्लस फिर 4 से भाग दे दीजिए 12 का। ठीक है, जब हम 4 से भाग लगाते हैं 12 में तो हमारा आंसर क्या आता है? 3। और उस 3 का गुणा करना है इस वाले 3 से, 3 तिया 9 प्लस फिर 6 से भाग लगाइए 12 में, आंसर क्या आएगा? 6 दूनी 12। उस 2 का गुणा करना है आपको इस ऊपर वाली संख्या से, यानी कि 2 एकम 2। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। 6 और 9 15, 15 और 2 17। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 17/12। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से अब हम सीखते हैं कि हम भिन्नों का घटाव किस तरीके से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि हम भिन्नों का घटाव किस तरीके से करते हैं। ठीक, अच्छा, भिन्नों का घटाव के लिए हम यहाँ पर कोई एक भिन्न ले लेते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 में से हमें घटाना है 1/3 को। ठीक है, 1/2 में से घटाना है 1/3 को। कैसे घटाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है भिन्नों का हर, यानी कि उस फ्रैक्शन का हमें डेनोमिनेटर देखना पड़ता है। डेनोमिनेटर है यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 3, दोनों ही अलग हैं। तो उस कंडीशन में हम इन दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम। जब हम 2 और 3 का एलसीएम करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, 2 से भाग लगाइए 6 में, आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, 3 का गुणा कर दीजिए 1 में, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग लगाइए 6 में, आंसर क्या आएगा? 2। 2 का गुणा कर दीजिए 1 में, 2 एकम 2। 3 में से 2 को घटा दीजिए, आंसर क्या आएगा? 1। और नीचे हमारा डेनोमिनेटर क्या है? 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/6। ठीक, तो देखिए, भिन्नों का जोड़ और घटाव सीखने के बाद अब हम सीख लेते हैं कि हम भिन्नों का गुणा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, गुणा करने के लिए यहाँ पर हम कुछ भिन्न ले लेते हैं। 1/2 गुणा 4/7 गुणा 21/8 गुणा 16/81 गुणा 9/5। ठीक है, इन भिन्नों का गुणा करना है। अच्छा, भिन्नों का गुणा करने से पहले हमें देखना पड़ता है कोई अगर ऊपर नीचे अगर कोई एक ही पहाड़े से संख्या कट रही है, एक ही पहाड़े से संख्या को काटना है, ऊपर नीचे या क्रॉस में हम संख्या को काट सकते हैं। कभी भी हमें संख्याओं को अगल बगल में नहीं काटना है। ठीक है, तो देखिए, कोई संख्या कट रही है क्या ऊपर नीचे या क्रॉस में? जी, क्रॉस में तो कट रही है। कौन कौन सी संख्या? 7 से 1 बार, 7 से 3 बार, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, अच्छा, तो देखिए ये भी कट रही है संख्या 9 से 1 बार, 9 से 9 बार, 9 एकम 9, 9 नाम 81। ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अच्छा, देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक, अच्छा, और कोई संख्या कट रही है? जी, और कोई भी संख्या नहीं कट रही है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ऊपर क्या संख्या बची? ऊपर सारी संख्या कट चुकी है, ऊपर बचा है केवल एक 4, यानी कि 4 बचा है। तो इस 4 को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, नीचे हमारे पास कौन सी संख्या बची है? नीचे ये भी कट चुका, ये एक आ गया, ये एक आ गया, यहाँ बचा हमारे पास 3 और यहाँ बचा हमारे पास 5। 3 पंजे 15।
तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है 4/15। ठीक, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हम भिन्नों का भाग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अच्छा भिन्नों के भाग के लिए यहाँ पर हम कुछ भिन्न ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं 7/81 का भाग करना है हमें 14/27 से। किससे भाग करना है? 7/81 का भाग करना है 14/27 से। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 7/81 जो हमारा पहला भिन्न है उसको हम वैसे ही उतार देंगे 7/81, भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देंगे, और जो हमारा दूसरा भिन्न है इसको हम पलट देंगे, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा हमारा 27/14। अच्छा, कोई संख्या अगर कट रही है ऊपर नीचे या क्रॉस में, यहाँ पर हम उस संख्या को काट सकते हैं। तो देखिए ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अच्छा, ये दोनों संख्याएं भी कट रही हैं। ठीक है, तो देखिए 9 से कट रहा है, 9 नाम 81 और 9 तिया 27। ठीक है, अच्छा अब कोई संख्या कट रही है, हाँ जी एक बार और संख्या कट रही है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ऊपर सारी संख्याएं कट चुकी हैं, नीचे क्या बचा हमारे पास, 3 और 2, यानी कि ऊपर आएगा 1 और नीचे बचा 3 दूनी 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक, तो हमारा थर्ड टॉपिक है बोर्ड मास। तो यहाँ हम सीखेंगे कि हम बोर्ड मास के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, वो भी इजी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे छोटे क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं 24/6+4। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये करेंगे 24 डिवाइड वैसे ही किया, 6 + 4 कर दिया 10, और 24 का डिवाइड कर दिया 10 से। ठीक है, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2.4, जो कि आंसर हमारा गलत है। हमें इस तरीके से बोर्ड मास के क्वेश्चन नहीं करने होते। ठीक है, जब भी आप बोर्ड मास के क्वेश्चन करेंगे आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब इसको हम सही तरीके से कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, BODMAS। ठीक है, B फॉर ब्रैकेट्स, सबसे छोटा ब्रैकेट, ये बीच का ब्रैकेट, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक, O फॉर ऑफ, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक, D फॉर डिवाइड भाग, M फॉर मल्टीप्लाई गुणा, A फॉर एडिशन प्लस S फॉर सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाव माइनस। ठीक, तो देखिए इस फॉर्मेट में ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले प्लस कर दिया और फिर बाद में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो कि गलत हो गया। अब इसको सही तरीके से कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। 24/6 + 4, भाई यहाँ पर सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है, बाद में हमें प्लस सॉल्व करना है। ठीक है, यही है ना हमारा फॉर्मेट। तो पहले डिवाइड सॉल्व करिए, 24 का डिवाइड करते हैं हम 6 में, तब क्या आता है हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाता है 4 + 4, और फिर 4 और 4 को हमें ऐड करना है, 4 और 4 क्या हो गया, 8, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से हो जाता 24/6 + 4, यहाँ पर ये लाइन आ जाती जिसको हम बोलते हैं विनकुलम। क्या बोलते हैं इसको हम, विनकुलम। ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है विनकुलम, जो कि ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व की जाती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, बोर्ड मास नहीं, वी बोर्ड मास। ठीक है, अच्छा तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। इस कंडीशन में हमें डिवाइड सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले प्लस सॉल्व करना है, यानी कि ये चीज को हमें पहले सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, 24 डिवाइड 6 + 4 10, 24 का डिवाइड कर दीजिए 10 से, आंसर आ जाएगा 2.4, जो कि हमारा राइट आंसर होता। ठीक, तो हमारे बोर्ड मास का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बड़ा ब्रैकेट की स्टार्टिंग है, 8 माइनस बीच वाला ब्रैकेट है। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट हो गया 5 - 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट आ गया, छोटा ब्रैकेट आ गया 2 - 1 + 1, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और 2 - 1 के भी ऊपर क्या है हमारा, विनकुलम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, ब्रैकेट से तो शुरुआत करनी है, और ब्रैकेट में भी आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा इस विनकुलम को। ठीक है, तो हमारे पास ये विनकुलम है, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 16
ब्रैकेट बनाते हैं 8 माइनस 5 माइनस 2, ठीक, ब्रैकेट बना लीजिए 2 माइनस 1 1, ठीक है। इस विनकुलम को ही तो हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। 2 माइनस 1 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 16 8 माइनस 5 माइनस 2, अच्छा यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। 1 प्लस 1 2, यहाँ पर हमने 2 लिख लिया, अच्छा 2 लिख लिया यहाँ पर, और ये वाला 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। और इन दोनों 2 के बीच क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का, ठीक है। ब्रैकेट के बगल में कोई डिजिट हो तो उसका मतलब होता है हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 16 8 माइनस ब्रैकेट बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है, लेकिन आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा इस मल्टीप्लाई को, ठीक है। माइनस को सॉल्व नहीं करना भाई, बोर्ड मास का रूल है, पहले क्या सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई एंड लास्ट में सबट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 माइनस 2 2 जा 4 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 16 ब्रैकेट बनाते हैं 8 माइनस, अच्छा यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। 5 माइनस 4 1 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 16 8 माइनस 1 क्या हो गया? 7, ठीक है, 7 हो गया। अच्छा ब्रैकेट के जस्ट बगल में क्या है? 16, और बीच में कोई साइन भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच क्या रिलेशन बना? मल्टीप्लाई का, ठीक। और 16 7 जा क्या होता है? 112, ठीक। 16 7 जा हो गया 112, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। तो हमारा 4th टॉपिक है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकते हैं उसको भी समझ लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो हम धन किसी को उधार देते हैं उस धन को हम क्या बोलते हैं? मूलधन। जिस रेट से वो पैसा दिया जा रहा है ब्याज पे, उस रेट को बोलते हैं हम ब्याज की दर, ठीक है। तो इसमें ब्याज की दर क्या हुई? 5%। मूलधन क्या हो गया? 2000। और हमारा समय, कितने समय के लिए धन दिया जा रहा है उधारी पर? यह है हमारा 5 वर्ष, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे 100, ठीक है। साधारण ब्याज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, मूलधन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई दर यानी कि रेट, मल्टीप्लाई समय यानी कि टाइम अपॉन में 100, ठीक है। वैल्यू रख लेते हैं। मूलधन क्या है हमारा? 2000 लिख लेते हैं, गुणा दर हो गई हमारी 5%, ठीक है। और समय हो गया हमारा 5 वर्ष का, ठीक है। हमने 5 वर्ष के लिए पैसा उधार दिया है, और बट्टे 100, ठीक है। कोई संख्या कट रही है तो यहां पर हम उसको काट सकते हैं। तो देखिए नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कट गए, संख्या क्या बन के आई? 20 गुणा 5 गुणा 5, गुणा करा लेते हैं। 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, तो यहां पर हमारी साधारण ब्याज कितनी आ गई? 500 रुपये, ठीक। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, ब्याज की दर कितनी है? 10% वार्षिक, समय कितना दे रखा है? 73 दिन, और इस क्वेश्चन की हमें क्या निकालनी है? साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, और हमारे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे 100, जैसा भी लगाया था हमने फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में। अच्छा मूलधन कितना है? 1000 रुपये, 1000 रुपये लिख लेते हैं, गुणा दर कितनी है? किस रेट से हम पैसा दे रहे हैं उधार? 10% की दर से, 10 गुणा समय कितना है? 73 दिन। अब यहां पर जो समय है वो किसमें आ गया? दिन में। कैसे लिखेंगे? 73/365। जब हमारा क्वेश्चन दिन में आ जाएगा तब हम दिन के नीचे क्या लगा देंगे? 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर यहां पर होता 73 हफ्ते, तो हम क्या लिखते? 73 के नीचे क्या लगाते? 52, 52, क्योंकि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, ठीक है। और साल है तो साल यहां पर वर्ष में दे रखा होता, तब उसके नीचे कुछ भी नहीं लगाया जाता, ठीक है। और बट्टे क्या लगा लेंगे? 100,
ठीक भाई, 100 तो यहाँ पर है, 100 लिख लिया। अच्छा तो देखिए ये संख्या कट रही है, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं। ठीक है, 73 और 365 ये भी संख्या आपस में कट रही है, 73 से एक बार, 73 से 5 बार। ठीक, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अच्छा संख्या क्या बची, यहाँ पर बचा हमारे पास 10 गुणा, और यहाँ बचा हमारे पास 2, 10 दूनी 20। तो हमारी ब्याज कितनी आ गई, 20 रुपये। कितने दिन की, 73 दिन की। ठीक, तो हमारा 5th टॉपिक है प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। अब प्रतिशत के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 7,400 रुपये का 7% कितना होगा। 7,400 रुपये का 7% पूछ रहा है, कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 7,400 का मतलब क्या होता है, गुणा 7 लिख लीजिए, और बट्टे में प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, 7,400 का 7%। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ पर हम 2 जीरो को काट देते हैं। संख्या क्या बच गई, संख्या बच गई 74 गुणा 7, गुणा करा लेते हैं। 7 चौक 28, 2 आ गया, 7 सत्ते 49, 49 और 2 51। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 518 रुपये। ठीक, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रामू ने परीक्षा में 500 में से 412 अंक प्राप्त किए। रामू के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, रामू का एग्जाम हुए, जब एग्जाम के बाद रामू का रिजल्ट आया तो रामू का कितने नंबर आए, 500 में से 412 नंबर आए। अब उसके रिजल्ट का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए कुल अंक कितने थे, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हमारे कुल अंक थे 500। ठीक है, अच्छा रामू का प्राप्तांक क्या था, रामू ने कितने नंबर गेन करे थे, 412। ठीक है, प्राप्तांक था रामू का 412, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं रामू के अंकों का प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो प्राप्तांक होता है उसे हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। 412 गुणा 100 और बट्टे, और जो कुल अंक होते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे। ठीक भाई, जब भी हमारे टेस्ट होते हैं मैम हमें कैसे नंबर देंगी, मैम या सर ऐसे देंगे ना, 10 में से 9, 10 में से 7, ऐसे तो नंबर आते हैं। क्या कभी ऐसे हो सकता है 10 में से 7 ऐसे लिखते हैं, बताइए, ऐसे कोई लिखे जाते हैं, नंबर ऐसे तो लिखे जाते हैं। कुल अंक नीचे, जितने नंबर आते हैं वो ऊपर। तो कुल अंक नीचे, जितने नंबर आते हैं वो ऊपर, और हम गुणा करा देते हैं किससे, 100 से। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट रहे हैं, संख्या क्या बच गया है, 412 बट्टे 5, भाग कर देते हैं। 412 में भाग लगाते हैं 5 से, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 82.4, 82.4%, यानी कि 82.4% नंबर आए हैं रामू के एग्जाम में। ठीक, तो हमारा 6th टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। अच्छा जक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, कोई धन है हमने ब्याज पे चढ़ा रखा है जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% की। ठीक है, 10% वार्षिक है, और हमें कितने सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 3 सालों का। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ता है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाया जाता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का, और उसके बाद फॉर्मूला लगता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला। अच्छा, मिश्रधन किसको कहा जाता है, मिश्रधन वह राशि होती है जिसमें ब्याज और मूलधन जुड़े हुए होते हैं, उस राशि को हम मिश्रधन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, अमाउंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अमाउंट। ठीक, फॉर्मूला क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन। मूलधन वह धन होता है जो उधारी पे दिया जाता है। ठीक है, जिस धन को हम उधारी पे देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन। ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टे 100
ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर लिख लेते हैं समय। ठीक, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, मूलधन की जगह 5000। ठीक, ब्रैकेट बनाते हैं 1 प्लस दर की जगह 10 बट्टे 100। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, समय की जगह 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्षों का समय है। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 5000 ब्रैकेट बनाते हैं, तो देखिए ये दोनों वैल्यू कट रही है, 0 से 0 कैंसिल करते हैं, नीचे आ गया 10। अच्छा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 11। ऊपर 2 होता तो यहाँ आता 12, ऊपर 3 होता तो यहाँ आता 13। अगर हमारी वैल्यू इस तरीके से होती 3/100, तब हम क्या लिखते? भाई 3 से तो 100 नहीं कट पाएगा ना, तब हम लिखते 103/100। जितनी भी नीचे जो संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक है। ब्रैकेट क्लोज 3, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 5000 गुणा 11/10 कितने बार है? 3 बार, यानी कि 11/10 गुणा 11/10। तो देखिए 0 से 0 को काटते हैं, इस वाले 0 से इस वाले 0 को, और इस वाले 0 से इस वाले 0 को काट देते हैं। वैल्यू क्या बन के आती है? हमारी वैल्यू बन के आती है 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। गुणा करा लेते हैं, 5 गुणा, अच्छा 11 का क्यूब, यानी कि 11 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है? 1331। अच्छा, गुणा करा लेते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, एक हासिल आया, 5 तिया 15 और 1 16, एक हासिल आया, 5 एकम 5 और 1 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 6655, जो कि हमारा मिश्र धन आया है। अब हम लगा लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक, तो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्र धन वो राशि जिसमें ब्याज जुड़ी हुई होती है, और मूलधन वो राशि जो उधारी पर दी जाती है। मिश्र धन कितना आया था? 6655, यहाँ पर लिखते हैं हम 6655, माइनस मूलधन कितना है? 5000 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 1655, जो कि हमारी ब्याज आई है। कौन सी? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो हमारा 7th टॉपिक है अनुपात, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रेशियो। अब रेशियो के क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सरलतम रूप में लिखें। ठीक है, सरलतम रूप में लिखना है मींस लोएस्ट फॉर्म में लिखना है इन रेशियोज को आपको। ठीक है, इन अनुपातों को। पहला अनुपात है 4:6। अब 4:6 का सरलतम रूप क्या होगा, उसको भी समझ लेते हैं। तो पहला हम करेंगे 4:6 ना, हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 4/6। कोई संख्या अगर ऊपर नीचे किसी एक ही पहाड़े से कटती है तो हम उसको काट देते हैं। तो देखिए ये कट रहे हैं दोनों, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है 2/3, जिसको हम लिख सकते हैं 2:3, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5 किलोग्राम अनुपात 800 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर जब आप इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का अनुपात नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि देखिए एक यूनिट है किलोग्राम में और दूसरी यूनिट है हमारी ग्राम में। अगर हम क्या करें, इन दोनों यूनिट को एक जैसा बना दें, तब हम अनुपात इन दोनों संख्याओं को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा 1 किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्टर। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा करा देते हैं हम किससे? 1000 से, तो ये हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट। ठीक है, अनुपात क्या चल रहा है? 800 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 का गुणा 1000 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 5000/800। अच्छा, ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है तो यहाँ पर हम उसको काट सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 4 बार, और 2 से ये कट गया 25 बार। तो इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन आया 25/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 25:4, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस संख्या का अनुपात इसलिए निकाल पाया क्योंकि देखिए हमने क्या किया, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ये भी ग्राम हो गया और ये भी ग्राम हो गया, तभी अनुपात आ पाया। नहीं तो अगर हम निकालते किलोग्राम और ग्राम का अनुपात तो नहीं हो पाता। ठीक, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है
एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये है, उसका मासिक खर्च 8,500 रुपये है, तो निम्न अनुपात ज्ञात करें। पहला है आय पर व्यय का, दूसरा है व्यय पर बचत का, तीसरा है बचत पर आय का। अच्छा, कोई व्यक्ति है महीने में कितने रुपए कमाता है? 12,000 रुपये। अच्छा, उसका महीने का खर्चा कितना है? 8,500 रुपये। तो यहाँ पर हमको ये रेशियो निकालने हैं, ठीक है, 3 रेशियो निकालने हैं। तो उससे पहले हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी उस व्यक्ति की मासिक बचत, वो कितने रुपए महीने में बचाता है। अच्छा, उसकी आय कितनी है महीने की, उसकी सैलरी यानी कि उसकी आय कितनी है? 12,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, उसका खर्चा यानी कि व्यय कितना है? उसका खर्चा है 8,500 रुपये, ठीक। तो उसकी बचत क्या हुई? बचत बराबर क्या होता है? आय में से अगर हम व्यय घटा देते हैं, सैलरी में से अगर हम खर्चा घटा देंगे, उसका एक्सपेंडिचर घटा देंगे, तो उसकी सेविंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बचत निकाल लेते हैं, आय में से क्या घटा देते हैं? व्यय को घटा देते हैं, ठीक है। कितनी है उसकी सैलरी? 12,000, ठीक है, 12,000 रुपये माइनस 8,500 घटा देते हैं उसके खर्चे को, यानी कि 8,500 घटाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 3,500 रुपये। उसकी क्या आ गई? सेविंग आ गई। तो पहला रेशियो क्या बनता है हमारा? पहला रेशियो उसने बोला है आय पर व्यय का, ठीक है। फर्स्ट रेशियो क्या है? आय पर व्यय का। पहला रेशियो निकालते हैं हम यहाँ पर, आय पर व्यय का अनुपात, ठीक है। ऊपर लिख लीजिए आय और बट्टे में लिख लीजिए नीचे व्यय, ठीक है। आय कितनी है उसकी सैलरी? 12,000, ठीक है। उसका खर्चा कितना है? 8,500 रुपये, 8,500 रुपये। ऊपर नीचे कोई वैल्यू कट रही है, काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो देखिए दोनों वैल्यू 5 से कैंसिल हो रही है, 5 से ये कट रहा है 17 बार, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या 5 से कितने बार कट रही है? 24 बार। तो यहाँ पर हमारा रेशियो बन जाता है 24:17, ठीक है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो आया 24:17। अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो हमारे दूसरे प्रश्न का हल है व्यय पर बचत का अनुपात। यहाँ लिख लेते हैं व्यय पर बचत का अनुपात, ठीक है। ऊपर लिख लेते हैं व्यय यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर, और नीचे लिख लेते हैं हम बचत यानी कि सेविंग, ठीक है। बचत बराबर व्यय कितना है, कितना एक्सपेंडिचर है? 8,500 रुपये, ठीक। और अपॉन में लिख लेते हैं बचत कितनी है हमारी, सेविंग 3,500 रुपये, ठीक है। 2 0 से 2 0 को काट देते हैं। अच्छा, कोई संख्या कट रही है? हाँ जी, ये देखिए दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 से 7 बार और 5 से 17 बार। तो यहाँ पर हमारा रेशियो आ जाता है 17:7। तो हमारे तीसरे प्रश्न का हल है बचत पर आय का अनुपात। यहाँ लिख लेते हैं हम बचत पर आय का अनुपात, ठीक है। ऊपर लिख लीजिए आप बचत यानी कि सेविंग, और नीचे अपॉन में लिख लीजिए आय यानी कि सैलरी, ठीक है, जितना वो महीने में कमाता है। अच्छा, उसकी सेविंग कितनी है, बचत कितनी है? 3,500 रुपये, अपॉन सैलरी कितनी है उसकी? 12,000, 12,000 रुपये, ठीक है। 2 0 से 2 0 को काट देते हैं। तो देखिए 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, 5 से 7 बार, 5 से 24 बार। तो यहाँ पर हमारा अनुपात क्या बन के आता है? 7:24, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है 81 रुपये को ए, बी और सी में 2:3:4 में बांटें, ठीक है। अच्छा, आपको ए, बी, सी में क्या करना है? इस 81 रुपये को बांटना है, पर किस रेशियो में बांटना है? 2, 3 और 4 के रेशियो में बांटना है। अब कैसे बांटेंगे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो हमारा रेशियो दे रखा है 2:3:4, इसका करना पड़ेगा हमें अनुपाती योग। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं अनुपाती योग। हमारा अनुपात क्या है? 2, 3, 4। अनुपाती योग क्या बनेगा? 2 + 3 + 4, ठीक। 2, 3, 4 को हम जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5, 5 4 9। यहाँ पर हमारा अनुपाती योग क्या आया है? 9,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसलिए ए का भाग क्या होगा, 81 गुणा 2/9, ठीक है। बी का भाग 81 गुणा 3/9, ठीक। और सी का भाग कैसे निकालेंगे, सी का भाग बराबर 81 गुणा 4/9। इन सभी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9 से एक बार, ये कट गया 9 से 9 बार, 9 एकम 9, 9 नाम 81 और 9 दूनी 18। ए को कितने रुपए मिलेंगे, 18 रुपए, ठीक। सेम ये भी कट रहा है 9 से एक बार, 9 से 9 बार, 9 एकम 9, 9 नाम 81, 9 तिया 27। बी को कितने रुपए मिलेंगे, 27 रुपए, ठीक। ये भी कट रहा है 9 से एक बार और 9 से 9 बार, ठीक। और 9 चौक 36, और सी को कितने मिलेंगे, 36 रुपए। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 18 रुपए, 27 रुपए और 36 रुपए, ठीक। तो हमारा 8th टॉपिक है बट्टा, जिसको हम छूट भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे उसको भी समझ लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एक मशीन का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, जिसे 10% छूट पर बेचा जाता है, मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, एक मशीन है जिसका एमआरपी क्या है, 5,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, उस पर डिस्काउंट कितनी दी जाती है, उस पर डिस्काउंट दी जाती है 10% की, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, उस मशीन का सेलिंग प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए मशीन का अंकित मूल्य क्या है, यहां पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले, मशीन का अंकित मूल्य, ठीक है। एमआरपी क्या है उसका, उसका अंकित मूल्य है 5,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, छूट की दर क्या है, डिस्काउंट रेट, ठीक है। छूट की दर हो गई हमारी 10% की, ठीक है, 10% हो गई। तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी छूट, यानी कि डिस्काउंट। तो यहां पर हमें सबसे पहले छूट या बट्टा निकालना पड़ेगा। 5,000 रुपए का 10%, ठीक भाई। जो हम डिस्काउंट देते हैं वो किस पे देते हैं, एमआरपी पे, ठीक है। एमआरपी है 5,000 और उस पर हम कितनी छूट देंगे, यानी कि डिस्काउंट देंगे 10% की। 0 से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो यहां पर हमारी डिस्काउंट आ जाती है 500 रुपए, ठीक। तो अब हम निकाल लेते हैं मशीन का सेलिंग प्राइस, यानी कि मशीन का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। इसलिए मशीन का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस छूट, यानी कि एमआरपी अंकित मूल्य माइनस छूट, यानी कि डिस्काउंट, ठीक है। अंकित मूल्य क्या है, हमारी एमआरपी क्या है मशीन की, 5,000 रुपए, और छूट डिस्काउंट कितनी निकाली हमने, 500 रुपए। 500 रुपए माइनस कर देते हैं, तो यहां पर हमको मशीन पड़ने वाली है 4,500 रुपए में, यानी कि उस मशीन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 4,500 रुपए, ठीक। देखिए डिस्काउंट का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक वस्तु का सूची मूल्य, सूची मूल्य मीन्स एमआरपी, अंकित मूल्य भी बोला जाता है इसको। सूची मूल्य 450 रुपए है और इसे 360 रुपए में बेचा जाता है, ज्ञात करें। क्या निकालना है इसमें आपको, छूट, यानी कि डिस्काउंट निकालनी है, और सेकंड आपको छूट का प्रतिशत, यानी कि डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे छूट, और छूट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, छूट का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, और माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमारी छूट आ जाती है, ठीक है। अंकित मूल्य क्या है हमारा, ठीक है, 450 रुपए, एमआरपी हो गया 450 रुपए, और सेलिंग प्राइस क्या है 360 रुपए। माइनस कर देते हैं, 0 का 0, 15 में से 6 गया 9, तो यहां पर हमारी डिस्काउंट कितनी आ गई, 90 रुपए। अच्छा, अब हमें इस डिस्काउंट का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर हम निकालेंगे छूट का प्रतिशत, और छूट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इधर लिखेंगे छूट गुणा 100
बट्टे अंकित मूल्य, क्योंकि छूट हमेशा, डिस्काउंट हमेशा किस पे दी जाती है, एमआरपी पे। ठीक, अच्छा छूट यानी कि डिस्काउंट कितनी है, 90 गुणा 100 बट्टे हमारा एमआरपी क्या है, 450 रुपये। ठीक, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 9 से 1 बार, 9 से 5 बार। ठीक है, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 से 1 बार और 5 से 20 बार। तो इस तरीके से हमारी छूट की परसेंटेज कितनी आई, छूट का प्रतिशत कितना आया, 20%। ठीक, तो हमारा 9th टॉपिक है लाभ और हानि, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एक दुकानदार एक टेबल को 1000 रुपये में खरीदता है तथा उसे 1280 रुपये में बेच देता है। टेबल का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, एक दुकानदार है, एक टेबल वो खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है, 1000 रुपये में। अच्छा, वो उसे कितने रुपए में बेच देता है, 1280 रुपये में बेच देता है। तो आपको ये बताना है कि उस टेबल पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस टेबल पे हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। अगर उस टेबल पे हमें लाभ या हानि भी हुआ तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई। तो देखिए, उसका एक हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले फॉर्मूले सीखेंगे कि हमारे लाभ और हानि में फॉर्मूले किस तरीके से बन के आ सकते हैं। ठीक है, पहले हम फॉर्मूले सीखेंगे। तो देखिए, लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब जब हम किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में बेचेंगे, कम में खरीदते हैं ज्यादा में बेचते हैं, ऑब्वियसली हमको क्या होगा, फायदा ही होने वाला है। ठीक है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरीके से हमारे हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि का फॉर्मूला होता है जस्ट इसका अपोजिट, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, अच्छा, जब हमें लाभ होता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, प्रतिशत लाभ निकालना पड़ता है। अब प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक, इसी तरीके से प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक, ये लाभ का फॉर्मूला हो गया, ये हानि का, ये प्रतिशत लाभ का और ये प्रतिशत हानि का। तो अब आपको देखना पड़ेगा हमारे इस क्वेश्चन में हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो देखिए, दुकानदार 1000 रुपये में खरीद रहा है टेबल को और कितने रुपए में बेच रहा है, 1280 रुपये में, यानी कि वो कम में खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहा है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम अपना लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, और उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला। ठीक, तो यहां पर हम अपने लाभ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस यानी कि कैश प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है हमारी टेबल का, 1280 रुपये। यहां पर हम लिख लेते हैं 1280 रुपये माइनस क्रय मूल्य यानी कि कैश प्राइस यानी कि परचेस प्राइस क्या है उसका, 1000 रुपये। 1000 रुपये में हमने वो टेबल खरीदी थी। ठीक है, माइनस कर लेते हैं 1280 में से जब हम 1000 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 280 रुपये। इसका मतलब ये हुआ हमें फायदा कितने रुपए का हुआ उस टेबल पे, 280 रुपये का हमको लाभ हो गया। अब हम लगा लेते हैं प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला, और हमारे प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था जस्ट, लाभ गुणा 100 और बट्टे क्रय मूल्य। क्योंकि प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो वो हमें क्रय मूल्य पे ही निकालना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, लाभ की जगह लाभ रख लीजिए 280 गुणा 100 और क्रय मूल्य क्या है हमारा, 1000 रुपये। क्रय मूल्य की जगह 1000 रुपये। तो देखिए, 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो को काट दीजिए, 1 जीरो से इस वाले जीरो को काट दीजिए, तो हमारा प्रतिशत लाभ कितना आ गया, 28%, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य दे रखा है हमको 2900 रुपये, लाभ की दर कितनी दे रखी है, 16%। इस बार हमको लाभ नहीं दे रखा है, हमको लाभ की
दर दे रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, निकाल लेंगे, इजी है। तो देखिए उसका एक फॉर्मूला है अपना। अब फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा विक्रय मूल्य बराबर ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ की दर बट्टे 100 ब्रैकेट क्लोज गुणा क्रय मूल्य। ठीक, अब आप ये कहेंगे सर आप यहां पर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्रय मूल्य का क्यों नहीं लगा रहे। ये क्रय मूल्य के फॉर्मूले से भी हो सकता था, लेकिन हमें 4-4 5-5 फॉर्मूले याद करके कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमें एक ही फॉर्मूला तैयार करना है। विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य की जगह हम विक्रय मूल्य रख देंगे, क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य की जगह हम क्रय मूल्य रख देंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, पक्षांतर कर देंगे हम संख्याओं को। ठीक है, अभी निकालूंगा आपके सामने, आप देख लेना। ठीक है, अच्छा विक्रय मूल्य की जगह हम विक्रय मूल्य रख देते हैं। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं, तो यहां पर रख देते हैं हम 2900 रुपये बराबर 100 की जगह 100, लाभ की दर 16%, 16 रख दिया बट्टे 100 ब्रैकेट क्लोज गुणा क्रय मूल्य। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 2900 रुपये बराबर 100 प्लस 16 116 बट्टे 100। कोई संख्या कट रही है तो यहां पर हम उसको काट भी सकते हैं। तो देखिए दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, 2 से 50 बार कट गया, ऊपर वाली संख्या 2 से कट रही है, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। अच्छा देखिए फिर से 2 से कट रहा है, 2 से 25 बार ये कट रहा है, 2 से 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 29 बार कट गया गुणा क्रय मूल्य। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो यहां पर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ये हो गया 2900 बराबर 29 का गुणा करा देते हैं क्रय मूल्य में, तो यहां पर क्या हो जाएगा 29 क्रय मूल्य। ठीक है, 29 क्रय मूल्य और बट्टे 25। ठीक, 2900 के नीचे 1 लगा लेते हैं। ठीक है, और वज्र गुणा करा देते हैं, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब 29 क्रय मूल्य का 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 29 क्रय मूल्य बराबर, और 2900 का आपको गुणा कराना है किससे, 25 से। तो क्रय मूल्य बराबर 2900 गुणा 25 बट्टे 29। 29 नीचे उतर आएगा, कोई वैल्यू कट रही है तो काट देते हैं। तो देखिए 29 से 1 बार कट रहा है और ये कट रहा है 29 से 100 बार। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 100 का गुणा करा लेंगे 25 से, तो यहां पर वैल्यू आ जाती है 2500 रुपये। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, तो हमारे बेसिक गणित का लास्ट टॉपिक है औसत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एवरेज। अब एवरेज के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं उसको भी समझ लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, युवराज ने 5 मैचों में 68, 70, 52, 75 और 120 रन बनाए। युवराज द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करें। युवराज ने 5 मैच खेले और 5 मैचों में उसने पहले मैच में कितने रन बनाए, 68, दूसरे मैच में 70, तीसरे मैच में 52, चौथे मैच में 75 और 5वें मैच में 120 रन बनाए। आपको जो उसने रन बनाए हैं उन रनों का एवरेज निकालना है, यानी कि औसत निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर हम औसत का फॉर्मूला लगा लेते हैं, और हमारे औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक, मींस एवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर हम लिख लेंगे मैचों में बनाए गए कुल रन बट्टे खेले गए कुल मैच। खेले गए कुल मैच, ठीक है, मैचों में बनाए गए कुल रन बट्टे खेले गए कुल मैच। ठीक है, अच्छा मैचों में बनाए गए कुल रन में क्या रखना है, 68 प्लस 70 प्लस 52 प्लस
75 प्लस 120 और कुल कितने मैच है 5। ठीक है, 5 मैच ही तो खेले हैं उसने। तो यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 की 5 हासिल आ गई। एक और 2 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 6 28, 8 यहाँ 2 हासिल है, 2 1 और 2 3, 385 बट्टे 5। ठीक है, 5 से भाग कर देते हैं 385 का, तो 5 सत्ते 35, माइनस करते 3 आ जाता है, 5 आ गया और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 77। इसका मतलब ये हुआ युवराज ने 5 मैचों में 77 की औसत से रन बनाए। ठीक।